हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बीएड का जो थर्ड पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग, जिसे कि शिक्षण एवं अधिगम बोलते हैं, इक्तिसाब व तदरीस बोलते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं, और अगर आप अपना कॉन्सेप्ट के बिहार पर देखेंगे कि बीएड का जो एक लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्चुअल लर्निंग, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, प्रोसीजरल लर्निंग एंड जनरलाइजेशन लर्निंग, है ना। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी सबका है यहाँ पर, कि अधिगम के प्रकार, तथ्यात्मक अधिगम क्या होते हैं, है ना। उसके बाद है आपका क्या कहते हैं संप्रत्यात्मक अधिगम क्या होते हैं, क्रियात्मक अधिगम, और फिर सामान्यीकरण अधिगम क्या होते हैं। इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो कीमती वक्त है वो 5 से 7 मिनट लगेगा। ये मेरा मेरी तरफ से प्रॉमिस है कि मैं आपको इसको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपको हमेशा लाइफ टाइम तक ये सारी चीजें 5 से 7 मिनट में मैं याद करा दूंगा। बस आपको इसको पूरी तरीके से समझना है कि क्या चीजें हैं। देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि लास्ट टाइम में मैंने आपको क्या है टीचिंग क्या हो या टीचिंग लर्निंग क्या होती है, यानी कि अधिगम क्या होता है, अधिगम के प्रोसेस क्या होते हैं, अधिगम का आउटकम क्या निकल के आता है, ये सब मैंने सिखाया आपको फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद जो है जिन पियाजे की थ्योरी और फिर वाइगोस्की की थ्योरी, जहां पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है, और इस टाइप से टाइप्स ऑफ लर्निंग से आपका जो है सेकंड यूनिट शुरू होता है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ लर्निंग में सेकंड यूनिट में हम 4 पॉइंट को समझेंगे, 4 टाइप्स। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपकी किताब में 50 तरह के टाइप्स दिए होंगे, लेकिन आप इन्हीं पर फोकस करना, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो हमेशा से पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो आपका अपना एग्जाम हो, क्या कहते हैं कि आपके बीएड का। तो यही क्या कहते हैं, इसको ही पढ़ना। ये 4 पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं बता देता हूं किस तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है, फैक्चुअल लर्निंग। सबकी हिंदी मैंने यहां पर लिख दिया है तथ्यात्मक, वो आप देख लीजिएगा। देखिए, फैक्चुअल लर्निंग को क्या कहते हैं, फैक्चुअल लर्निंग किस तरीके से समझा जा सकता है, इससे पहले आप समझ लीजिए कि लर्निंग जो होता है वो बहुत तरीके का होता है, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं पॉइंट को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो फैक्चुअल लर्निंग में क्या होता है, फैक्चुअल लर्निंग यानी कि क्या कहते हैं आपका तथ्यात्मक अधिगम वो होता है जो पहले से रियलिटी बेस्ड होता है, जो पहले से ट्रूथ बेस्ड होता है, जो पहले से वेरीफाइड होता है, यानी कि सत्यापित होता है, जो पहले से क्या होता है सर्टिफाइड होता है, उसी को फैक्चुअल लर्निंग बोलते हैं। समझ में आया? सिंपल वर्ड में बोलूं कि फैक्चुअल लर्निंग एक वो लर्निंग होता है जिसके नियम, रूल्स, रेगुलेशन सर्टिफाइड पहले से ही होते हैं। वो पहले से ही क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसके पहले से क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। इसका एग्जांपल दूंगा तो मैं ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। इसका जब एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट कि जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया हुआ है रॉक, यानी कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के नियम और रूल्स पहले से जो है सर्टिफाइड होते हैं। आपको किसी तरह की चीज सोचने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, किसी तरह की चीज आप यहां पर क्या कहते हैं दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे ही कि रॉक्स बोला जाता है एकदम से आपके दिमाग में आ जाता है, और ये क्या है, पहले से ही ये रूल वेरीफाइड बने हुए हैं, आपको बनाने की इसमें रूल की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद होता है आपका ट्रीज, यानी कि ट्रीज जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे ही इसको बोला जाता है तो ऐसे ही आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि अच्छा ट्रीज इस तरीके से होता है, उसमें पत्ते होते हैं, उसमें फ्रूट्स आते हैं, है ना। तो जैसे इसका ये जैसे कि ट्रीज और रॉक में बोलूं तो एकदम से ये तथ्यात्मक क्या कहते हैं तथ्यात्मक नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगा कि ट्री जो है वो रॉक नहीं हो सकता है, रॉक जिस तरीके से है वो क्या नहीं हो सकता है, आपका ट्री नहीं हो सकता है। अगर मैं नॉलेज के बिहाफ पर बोलूं, जिस तरीके से आपका होता है साइंस का जो एक अपना फॉर्मूला बना होता है पहले से, जैसे मैंने कहा ना कि जो परफेक्ट नॉलेज वो होती है जो पहले से क्या होते हैं, पहले से ही उसके फॉर्मूलाज, रूल, रेगुलेशन बने होते हैं। तो जैसे साइंस के रूल्स रेगुलेशन है कि साइंस क्या कहता है, साइंस ये कहता है कि हर चीजों पर बिलीव तब किया जाएगा जबकि उसको देख ना लिया जाए, ठीक है ना। तो उसके जो रूल्स बने हुए हैं, उसके जो प्रक्रिया करने की जो रूल बने हुए हैं वो रूल पहले से ही होते हैं, यानी कि तथ्यात्मक पहले से ही होते हैं। उसके बाद होता है आपका मैथमेटिक्स, जैसे कि एग्जाम्पल है तो मैथमेटिक्स में अगर ये देखा जाए कि 2 + 2 जो होते हैं 4 होते हैं, 2 दूना 4 होते हैं, तो उसका जो ये नियम है ये क्या है, पहले से तथ्यात्मक है, इसमें कोई अलग वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले से जो होता है और नियम होता है वो पहले से ही क्या कहते हैं नियम बने हुए हैं, इसमें किसी तरह का जो है छेड़छाड़ की जरूरत नहीं होती है। तो ये होता है आपका क्या, फैक्चुअल लर्निंग, यानी कि जो पहले से ही फैक्ट होते हैं, पहले से ही रूल्स रेगुलेशन जिसके बने होते हैं, है ना। तो इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे रूल होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, जिनको उसके बाद क्या कर सकते हो, जिनको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि 2 दूना 4 होते हैं, 2 दूना 4 होते हैं, ये जो रूल बने हुए हैं, इस फैक्ट को, इस क्या कहते हैं तथ्यात्मक नॉलेज को आप नहीं बदल सकते हो, है ना। अब अगर आपने सीख लिया तो उसको रिपीट भी कर सकते हो। तो ये था आपका फैक्चुअल लर्निंग, जहां पर सिर्फ फैक्ट के आधार पर चीजों को हम सीखते हैं, फैक्ट के आधार पर बच्चे सीखते हैं।
उसके बाद होता है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से आप क्या समझते हैं, और मैं आपको अच्छी तरीके से आज समझा देता हूं कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को क्या बोलते हैं, यहां पर मैंने इसका जो क्या कहते हैं ये लिख दिया है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को संप्रत्ययी लर्निंग बोलते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, लॉजिक को यूज करता है, थिंकिंग पावर को यूज करता है, और चिंतन का सहारा लेकर के ही वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को क्या कहते हैं सीख सकता है। और इसमें इस नॉलेज को, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को सीखने से पहले उसको परसेप्शन नॉलेज यानी कि प्रत्यक्षीकरण का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। नहीं समझ में आया? देखिए आपको किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुअल के थ्रू से सीखने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज का होना जरूरी है, तभी आप उसको कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर सीख पाओगे, तभी आप उसको कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर जो है समझ पाओगे। और इसमें क्या होता है कि हम चीजों को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप में चीजों को हम बांट देते हैं, और फिर क्या करते हैं, ज्ञान को और फिर बांटने के बाद में उसका जो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, किसके बिहाफ पर, उसके गुणों के बिहाफ पर, उसके फीचर्स के बिहाफ पर, उसके क्या कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर उसका विश्लेषण करते हैं, तुलना करते हैं। तो इस तरीके से जानकारी क्या कहते हैं प्राप्त कर लेते हैं कि गुणों को भी समझ लेते हैं और उसके बाद विश्लेषण को भी समझ लेते हैं और फिर अंतर को भी समझ लेते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मैंने बता दिया क्या होता है, जिसमें थिंकिंग पावर को यूज करके अभी का जो निर्माण होगा, जो प्रयोग अभी का निकल के आएगा, उसको हम समझते हैं। देखिए पहला इसका पॉइंट होता है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, और दूसरा होता है आपका नेचुरल कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वो सारे नॉर्म्स, वो सारे नियम, वो सारे रूल्स होते हैं जो पहले से बने होते हैं, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हो कि एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर किस तरीके से होता है, जो चारों कोने जो होते हैं बराबर होते हैं, 90 डिग्रीज के बने होते हैं। ये होता है आपका क्या, ये जो है आपका आर्टिफिशियल नॉर्म्स है, ठीक है ना। इसको किसी भी तरह से बदल नहीं सकते, ये रहेगा ही रहेगा। जिस तरीके से इसका जो कोना है, अगर एक भी छोटा 90 डिग्री का अगर एक भी नहीं बना तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये देखो यहां पर रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बदलाव देखने के लिए क्या मिला कि आर्टिफिशियल में वो नॉर्म्स, वो नियम भरे होते हैं जिसको आप बदल नहीं सकते हो किसी तरीके। जैसे बदलेगा वो नियम बदला जाएगा, वो चीजें भी बदल जाएगी। उसके बाद होता है आपका नेचुरल में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे नेचुरल में क्या होता है कि नियम बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे क्या क्या नियम हो सकते हैं, सपोज दैट कि एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का रूल्स रेगुलेशन कैसा होता है, बिल्डिंग का नियम कैसा होता है। बिल्डिंग बड़ा सा होता है, बिल्डिंग में दरवाजे लगे होते हैं, विंडोज लगे होते हैं, उसमें लोग रहते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग और भी तरीके से हो सकते हैं। मे बी कि उसमें गेट नहीं है, मे बी कि आप वो जो है क्या कहते हैं ईंटों से नहीं बना है, बल्कि क्या है मिरर से बना हुआ है। बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नेचुरल जो क्या कहते हैं कि ये होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो बदलते रहेंगे, बल्कि आर्टिफिशियल जो क्या कहते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बदलता नहीं रहेगा। उसके बाद आपका जैसे कि किसी बच्चे से आप क्लॉथ्स पूछते हो, है ना। और एक चीज बता दो, जैसे कि क्लॉथ पूछते हो, क्लॉथ जब पूछते हो तो क्लॉथ तो बहुत तरीके हो सकते हैं। क्लॉथ जो मैंने पहना हुआ है वो भी हो सकते हैं, क्लॉथ वो भी हो सकते हैं जो अभी सिले हुए नहीं है, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। कोई सिल्क के हो सकते हैं, कोई कॉटन का हो सकता है, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। तो ये एक चीज और समझो कि ये जो आर्टिफिशियल नॉलेज होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो बच्चा जाकर के कहां सीखता है, वो आपके अपने स्कूल में, कॉलेजेस में सीखता है। और क्यों सीखता है, क्योंकि यहां पर नियम की बात होती है। लेकिन नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल में बहुत सारे अलग अलग तरीके से होते हैं। ये स्कूल में सीखते नहीं है, बल्कि हम अपने आस पड़ोस से भी सीखते हैं, घर में भी सीखते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें हमें कौन बताता है कि बिल्डिंग ऐसा होता है, ये कौन बताता है कि कपड़ा इस तरीके से होता है। तो आप तो खुद ही से अपने ऑब्जर्व से ये सारी चीजें सीखते हो। इसमें ये हो गया, नेचुरल हो गया और आर्टिफिशियल हो गया, इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। तीसरा इसमें एक दो पॉइंट और होता है, एक होता है रेलिवेंट, एक होता है इररेलिवेंट। इसमें चीजों को देखा जाता है। देखिए रेलिवेंट वो चीजें होती है जिसको आप कभी भी बदल नहीं सकते हो। रेलिवेंट वो फीचर है, वो फीचर्स है जिस फीचर्स को आप नहीं बदल सकते हो। जैसे कि रेलिवेंट फीचर में क्या आएगा, देखिए जिस तरीके से ये एक चश्मा है, यहां पर मैंने आपको बना दिया है, ये एक चश्मा है। चश्मा का जो एक्चुअल जो फीचर्स होगा उसको चश्मा क्यों बोला जा रहा है। रेलिवेंट फीचर में क्या होगा कि उसमें लेंस लगे हुए हैं, यहां पर लेंस लगे हुए हैं, और क्या होता है कि हॉल टू आईज, यानी कि ये इसको आंखों में पहना जाता है। ये रेलिवेंट फीचर है। अगर इस चश्मे में लेंस नहीं लगे होंगे तो उसको चश्मा नहीं कहा जाएगा। उसके बाद होता है आपका इररेलेवेंट फीचर। इररेलेवेंट फीचर का मतलब होता है कि वो सारी चीजें बदली जा सकती है। सपोज दैट कि उसमें उसका जो फ्रेम है, चश्मे का जो फ्रेम है, ऑब्वियसली वो टेढ़ा हो सकता है ना। फ्रेम जो होता है, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा वेलकम में क्या कहते हैं,
अनिल कपूर जो होता है वो बीच में से तोड़ देता है, बीच में से खुलता है वो चश्मा। तो फ्रेम जो है वो एक्सचेंजिंग होता रहता है। उसके बाद अगर उसके शेप की बात करें तो ये बदलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में हम क्या करते हैं, एक फ्यूचर यानी कि हर चीजों का एक फीचर्स होता है, हर चीजों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर ही हम किसी चीजों को समझते हैं। सपोज दैट कि एक ये जो है आपका नोटबुक है और ये जो है आपका बुक है, ये जो है आपका नोटबुक है और ये आपका बुक है। तो इसमें क्या है, रेलिवेंट और इररेलिवेंट, और उसके बाद नेचर और क्या कहते हैं आपका आर्टिफिशियल। इसमें यह है, नोटबुक में हम क्या अपना कॉन्सेप्ट बना के रखे हुए हैं, नोटबुक में हमने कॉन्सेप्ट ये बना के रखा हुआ है कि नोटबुक जो वो होते हैं जिसमें हम अपने आप से लिखते हैं। बुक के बारे में क्या कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है, बुक के बारे में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जिसमें पहले से ही लिखे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर सीखते हो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसमें सीखते हो, तब जाकर के उसमें क्या होता है कि आप समझ पाते हो। और इसमें क्या किस किस चीज की बात होती है, चिंतन की, क्योंकि आप ना यहां पर विश्लेषण कर पा रहे हो कि कौन रेलिवेंट है कौन इररेलेवेंट है। यही किस बिहाफ पर कर पा रहे हो आप, उसके फीचर्स के बिहाफ पर, क्योंकि इसके फीचर्स अलग है भाई, नोटबुक के फीचर्स अलग है ना। उसके बाद है आपका जो बी है, ये क्या कहते हैं बुक है, बुक के फीचर्स अलग है। सपोज दैट कि अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं कि जैसे कि बोलता है कि बच्चा अगर कोई गलती करता है ना, कहते हैं कि अरे गधा है क्या। तो क्या मतलब है कि गधे के जो फीचर्स है ना, गधे का जो क्या कहते हैं नॉलेज है वो तुम्हारे साथ नहीं जुड़ रहा है, तुम गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो, जिसके बिहाफ पर आपको इस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। उसके ये होता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। उसके बाद होता है आपका तीसरा पॉइंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजरल लर्निंग। प्रोसीजर लर्निंग क्या होता है, देखिए प्रोसीजर लर्निंग जो होता है उन गत्यात्मक कौशलों के विकास को बोलते हैं जिनका संबंध जो है आदतों और ज्ञानात्मक कौशलों से होता है, जिनका संबंध ज्ञानात्मक कौशलों से होता है और जिसका जो है जो एक सिस्टमेटिक वे में चलता रहता है, जो एक सिस्टमेटिक वे में चलता रहेगा, ठीक है ना। जब तक उसमें सिस्टमेटिक वे में यानी कि क्रम अनुसार नहीं चलेगा तो उसको प्रोसीजरल लर्निंग नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो संबंध होता है वो कौशलों से होता है, यानी कि स्किल से होता है। स्किल उनको आ रहा होगा तभी वो उसको आदत हैबिट से होता है, जब उसकी हैबिट रहेगी तभी वो उसको सीख पाएगा। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं एक सिंपल तरीके से, जैसे कि स्विमिंग होता है, स्विमिंग का एक नॉन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक क्रम होता है, सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं, उसके कौशल होते हैं, है ना। अगर आपको वो कौशल स्किल नहीं आ रहा होगा, स्विमिंग का कौशल नहीं आएगा तो आप नहीं सीख सकते हो। सपोज दैट कि स्विमिंग का कौशल क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि आप किसी चीज का जो है हेल्प लेंगे तैरने के लिए, है ना, स्विमिंग करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपको हाथों को चलाना है, उसके बाद पैरों को चलाना है। तो ये जो एक सिस्टमेटिक वे है जिसके बिहाफ पर आप सीख पाओगे, उससे सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि आपका जो होता है बाइक होता है, आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के एक नियम है, सबसे पहले आपको जो है हैंडल संभालना आएगा, हैंडल संभालना आएगा। फिर हैंडल संभालने के साथ साथ में आप क्या करोगे कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखोगे। फिर जब सिचुएशन आएगा उसको वहां पर से, तो ये मतलब है आपका सिस्टमेटिक वे से आप जब कोई चीज सीखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल लर्निंग बोलते हैं, जहां पर हमें किस चीज की जरूरत होती है, सिस्टमेटिक वे में सीखने की जरूरत होती है। जहां पर आप उसका है टाइपिंग भी देख सकते हो। टाइपिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले जो सिस्टम का क्या होगा, आपको वर्ड को समझना पड़ेगा, कीबोर्ड को समझना पड़ेगा, उसके बाद में है आपको फिंगर के कैसे यूज करना है। ये जो सिस्टमेटिक यूज है ना आपको लर्निंग में, इसी को बोलते हैं आपका प्रोसीजरल लर्निंग। उसके बाद होता है आपका, ये देख सकते हैं, ये होता है आपका जनरलाइजेशन, ठीक है ना, सामान्यीकरण, ठीक है ना। जनरलाइजेशन लर्निंग क्या होती है इसको अच्छे से समझिए, ये भी पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट लर्निंग और जनरलाइजेशन लर्निंग बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझिए। देखिए जनरलाइजेशन लर्निंग जो होती है ये एक उच्च मानसिक योग्यता होता है और यहां पर अंतर्दृष्टि का बहुत प्रयोग होता है। अगर आपके अंदर में अंतर्दृष्टि नहीं है, अगर आप उच्च योग्यता नहीं रखते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नहीं समझ पाओगे। देखो जनरलाइजेशन लर्निंग ये होता है कि जैसे सबसे पहले आपने किसी ज्ञान को सीखा, उस ज्ञान को सीखने के बाद में आपने उसको प्रयोग किया, उसका कंप्रिहेंशन किया, फिर एनालिसिस किया, यानी कि उसको बदल बदल के देखा। अब ये चीजें जो चीजें आपने अपनी लाइफ में सीखा है, ठीक है, उसको वास्तविकता में उसकी परिस्थिति में उसको प्रयोग कर पाना ही जनरलाइजेशन लर्निंग कहलाता है। जैसे कि आप एक टीचर बन रहे हो, टीचर बनने के बिहाफ पर आपका जो रियलिटी क्या है वो ये है कि आप टीचर बनने के बाद में आप इस स्टेज में खड़े होकर के पढ़ा सकें। अगर आप पढ़ा नहीं सकोगे तो ये जनरलाइजेशन लर्निंग नहीं कहलाएगा। आपने सीखा, सीखने के बाद में जब इसकी जरूरत पड़ी तो वो परिस्थिति यानी कि वो परिस्थिति वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने वो चीज अप्लाई कर पाया, दिस इज द जनरलाइजेशन। और इसमें क्या होती है, मानसिक क्षमताओं की बात होती है। तो यहां पर पहले आपको बहुत सारे नॉलेज का होना जरूरी है, बहुत सारे एनालिसिस करना आना चाहिए, वो इसीलिए इसको उच्च मानसिक क्षमता। कौन कौन से एनालिसिस आपके अंदर में होना चाहिए, वो होता है पहला आपका नॉलेज। आपके अंदर में इस नॉलेज, इस लर्निंग को सीखने के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, जो आपने सीखा है उसको
अप्लाई कर भी पा रहे हो, एनालिसिस करना आपको जरूरी है, विश्लेषण आना चाहिए, यानी कि फर्क देख पाओगे आप, जो पहले सीखा था बच्चे को, जो कल सिखाया आज सिखाया, इसमें क्या फर्क है। उसके बाद होता है आपका सिंथेसिस करना आना चाहिए, दोनों को मिला करके देखा कि अभी के प्रयोग के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है, और इसमें जो है प्रयोग करने के बाद में आप योजना भी बना लेते हो। उसके बाद होता है आपका इवैल्यूएशन, यानी कि उसका जो होता है एक परिणाम निकाल के लाना कि आपने इस चीज से कितना सीखा। सर जैसे कि आपने बीएड जब कोर्स कंप्लीट किया तो इसका एक परिणाम निकालते हो ना कि पूरे दिन में मैंने क्या किया, इतने पैसे थे मेरे, इतने पैसों का मैंने एक परिणाम, तो वो चीज होती है यहां तक। उसके बाद में जब आप वो सारी चीजें सीख जाते हो तब उसका जनरलाइज करते हो। जैसे कि आपने कोई नॉलेज सीखा, उसको यूज किया, यूज करने के बाद एनालिसिस किया, सिंथेसिस किया, उसके बाद में जब आप उसको परिस्थिति के अनुसार आप प्रयोग कर पाओगे, दिस इज द जनरलाइजेशन लर्निंग। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।